In the last few days, I have got tons of messages of student asking me कि भैया एप्टीट्यूड कैसे करूँ, कि मेरे टेक्निकल में तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, टेक्निकल में मेरा सब कुछ सॉर्टेड है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट एप्टीट्यूड में मेरी लगी पड़ी है. सो इफ यू आर इन दिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स देन डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. तो देखो दोस्त, अगर तुम्हारे एप्टीट्यूड में अभी कम नंबर आ रहे हैं, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स द फॉल्ट फ्रॉम दी कोचिंग इंडस्ट्री साइड. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. टफ पेपर बनाने के चक्कर में पता है ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग सारे के सारे टेस्ट ही टफ बना देते हैं, जबकि इन्हें करना क्या चाहिए कि मान लो अगर तुम्हारे पास 14 से 15 एफएलटीज हैं, तो 14 से 15 एफएलटीज में 4 से 5 एफएलटीज में तो तुम एप्टीट्यूड टफ कैटेगरी का रख दो, बट 9 से 10 एफएलटीज ऐसे होने चाहिए जिसमें एप्टीट्यूड गेट या गेट के थोड़े 5 या 10% थोड़ा टफ कैटेगरी का एप्टीट्यूड पूछे, जो कि नॉर्मल ट्रेंड गेट फॉलो करता है. टफ कैटेगरी के 5 प्रॉब्लम रखने से क्या हो गया कि अगर एप्टीट्यूड सही में गेट में टफ आ गया तो भी तुम अपनी तरफ से रेडी हो, बट 10 या 11 टेस्ट जो तुमने एप्टीट्यूड के यूजुअल ट्रेंड के दिए, तो ये प्रैक्टिस करने के बाद तुम जो अगर नॉर्मल पेपर भी आ जाता है ना, सो दैट यू आर ऑल्सो एबल टू टैकल दैट पेपर ऑल्सो. पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डीएम किया टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पेपर के. तो मैंने क्या देखा है कि एक एक नंबर के लिए भी बहुत ही लेबोरियस और एक्स्ट्रा ओवर कैलकुलेटिव सवाल पूछे जा रहे हैं एप्टीट्यूड में. और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश तो ये लोग ऐसे बना रहे हैं, पैसेजेस इतने लंबे लंबे रख रहे हैं कि शशि थरूर के पसीने छूट जाए इनके इंग्लिश के पैसेजेस सॉल्व करने में. फॉर दोज ऑफ यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, माय नेम इज कौस्तुभ मिश्रा. आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 11 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन गेट 2022 एंड ऑल इंडिया रैंक 17 in engineering sciences. I have been selected in various PSUs as well. That's why I am qualified enough to tell you about the do's and don'ts of the examination. If I talk about myself, तो लास्ट ईयर मैं भी तुम्हारी पोजीशन में ही था. I was also frustrated with these test series that aptitude कुछ ज़्यादा ही irrelevant पूछा जाता है. मेरे भी एप्टीट्यूड में 8 से 10 नंबर ही आते थे. I was clear कि गेट में तो भैया ऐसा नहीं पूछा जाता है. These questions are very irrelevant. These type of questions are not asked in gate. और ऐसा हुआ भी. गेट में मैंने एक्सी का पेपर लिखा था एंड साथ में मैंने मैकेनिकल का पेपर लिखा था 2022 में. मेरे दोनों में ही एप्टीट्यूड में फुल नंबर थे. उसके पहले भी मैंने गेट में पेपर लिखा था मैकेनिकल का 2021 में, उसमें भी मेरे एप्टीट्यूड में फुल नंबर थे. तो एप्टीट्यूड में मेरे भले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक्स में 8, 10 या 11 नंबर आ रहे थे, बट इन गेट आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल एंड आई वॉज एबल टू स्कोर फुल मार्क्स. मैं तो अपनी तरफ से क्लियर था कि ये जो मॉक्स में मेरे एप्टीट्यूड में नंबर आ रहे हैं, इसको लेके मैं अपने आप को जज नहीं करूंगा. बट ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु जज देमसेल्व्स बेस्ड ऑन दीज मार्क्स, कि उनको ऐसा लगता है कि एप्टीट्यूड में सिंस उनके अभी यहाँ पे 8 से 10 नंबर आ रहे हैं, तो गेट एग्जाम में भी उनके इस तरीके के ही नंबर आएंगे. सो ऐसे जो भी लोग हैं जो कि अपनी एप्टीट्यूड की परफॉर्मेंस जज कर रहे हैं बेस्ड ऑन दीज मॉक टेस्ट सेट बाय दीज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, डू नॉट डू इट माई फ्रेंड, ट्रस्ट मी, डू नॉट डू इट. तो अगर तुम्हारे अभी 8 से 10 नंबर आ रहे हैं एप्टीट्यूड में और तुम उसको लेके अपने आप को जज कर रहे हो, तो जब एग्जामिनेशन में तुम जाओगे ना, तो तुम सेल्फ डाउट और लो कॉन्फिडेंस लेके जाओगे एग्जामिनेशन में. और मान लो कि एप्टीट्यूड का पेपर आसान भी आ जाता है गेट एग्जाम में, तो तब भी तुम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, जस्ट बिकॉज तुम्हारे माइंड में सेट है कि मुझे एप्टीट्यूड नहीं आता और तुम यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस. तो क्या मैं कह रहा हूँ कि इस साल भी एप्टीट्यूड बहुत ही ईजी आएगा जैसा कि पिछले 3-4 सालों में आ रहा है, और इस बार सबके सब लोग मेरी ही तरह 15 के 15 नंबर ले आएंगे, और मैं ये कह रहा हूँ कि एप्टीट्यूड पे अब ध्यान ही नहीं देना है? The answer to this question is no, absolutely not. I am not saying this, my friend. What I mean to say is you have to use your damn brain. तो तुम्हें क्या करना है अपनी तरफ से कि तुम्हें देखना है कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स में तुम अटक रहे हो, किस टाइप के प्रॉब्लम्स है जिसमें तुम अटक रहे हो, या तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, या तुम गलत सॉल्व कर दे रहे हो. अगर वो क्वेश्चन रेलेवेंट कैटेगरी का है तो तुम्हें क्या करना है, उस पर वर्क करना है, उस टॉपिक को रिविजिट करना है और जाके पढ़ के नेक्स्ट टेस्ट में कोशिश करना है कि उस क्वेश्चन को तुम करेक्ट कर सको. वहां पे तुम्हें सही में मेहनत करनी है. बट अगर तुम देख रहे हो कि इस टाइप का प्रॉब्लम तो इररिलेवेंट कैटेगरी का है और इस टाइप का क्वेश्चन ना ही गेट में कभी पूछा गया है और ये बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही इररिलेवेंट कैटेगरी का है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपने दिमाग में तुम्हें लोड बिल्कुल भी नहीं लेना है. यू हैव टू जस्ट अवॉर्ड योर सेल्फ द मार्क्स करस्पॉन्डिंग टू दैट क्वेश्चन. कि तुम्हें क्या करना है कि 2 नंबर का अगर बहुत बड़ा सा पैसेज दे दिया तुम्हें शशि थरूर टाइप, तो तुम्हें उसके करस्पॉन्डिंग जो 2 नंबर है अपने आप को अवॉर्ड कर देने हैं. या तो तुम क्या करोगे कि तुम उस क्वेश्चन को कंसिडर ही नहीं करोगे, कि तुम केवल अपने टेक्निकल का परफॉर्मेंस देखोगे. सो तुम्हें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, रेलेवेंट है या नहीं रेलेवेंट है, उसके हिसाब से फिर एक्ट करना है. क्योंकि मेरे भाई अपने पास अब टाइम बहुत ही कम रह गया है, तो एक्स्ट्रा टफ क्वेश्चंस की एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस करके अपना टाइम पास या टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें. लेकिन अगर तुम उस कैटेगरी के इंसान हो जिसका कि
टेक्निकल अभी से ही सॉर्टेड है और सब कुछ उसने कर लिया टेक्निकल में, रिवीजन भी उसका मस्त है और उसका सब कुछ मस्त चल रहा है, देन यू कैन स्ट्राइव फॉर परफेक्शन कि तुम देखो कि कुछ टॉपिक्स में जहाँ तुम फंस रहे हो तो उस टॉपिक्स में भी तुम वर्क कर सकते हो कि भैया अब शशि थरूर लेवल का भी कोई क्वेश्चन या पैसेज आ जाएगा इंग्लिश वाला मेरे को, तो मैं वो भी कर दूंगा कि डिक्शनरी से कोई सा भी शब्द उठा के पूछ देगा तो मैं उसका भी मीनिंग बता दूंगा। देन यू कैन स्ट्राइव फॉर परफेक्शन अगर तुम्हारा क्या है, टेक्निकल सॉर्टेड है एकदम ही। लेकिन अगर तुम्हारे टेक्निकल में ही लगे हुए हैं अभी और टेक्निकल में तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें बाकी है, रिवीजन बाकी है, थोड़ा सा और प्रैक्टिस बाकी है, थोड़ा सा और एनालिसिस बाकी है, तो टेक्निकल पे तुम्हें फोकस करना है रादर देन फोकसिंग ऑन दी एप्टीट्यूड पार्ट। क्योंकि पता है होगा क्या कि तुमने क्या किया, खूब प्रैक्टिस करी, अभी बचे हुए रिमेनिंग जितने भी तुम्हारे पास डेज हैं तुमने काफ़ी प्रैक्टिस करी एप्टीट्यूड में, और टेक्निकल का तुमने क्या किया, गला घोट दिया कि तुमने रिवीजन नहीं किया और टेक्निकल को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि टेक्निकल भी चल रहा है बट एप्टीट्यूड में तुमने परफेक्शन के लिए चले गए, तो तुम 15 नंबर ले आओगे एप्टीट्यूड में। लेकिन एक ऐसा बंदा जो अभी टेक्निकल का रिवीजन कर रहा है और वो टेक्निकल में ज़्यादा टाइम दे रहा है लेकिन साथ साथ वो एप्टीट्यूड को भी देख रहा है, इतना ज़्यादा टेंशन में लेके नहीं है वो एप्टीट्यूड को, बट ही इज़ गिविंग सम टाइम टू एप्टीट्यूड एज वेल, तो तुम भी 15 नंबर लेके आ जाओगे एप्टीट्यूड में और वो भी 15 नंबर लेके आ जाएगा। लेकिन अगर तुम ओवरऑल स्कोर की बात करोगे ना, तो वो बंदा जिसने आखिरी के समय में बहुत ज़्यादा टेक्निकल के रिवीजन पे फोकस किया है, ट्रस्ट मी उसके तुमसे कहीं ज़्यादा नंबर होंगे। अगर हम गेट की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे है इंग्लिश के रिगार्डिंग कि हील और हील में अंतर पूछा है कि हील और हील में क्या डिफरेंस है। सेकंड क्वेश्चन है कि टायर और टायर में क्या डिफरेंस है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि नो और नो में क्या डिफरेंस है। और फाइनल क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारी स्क्रीन पे कि बोर्ड और बोर्ड के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस भी तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब थोड़ी सी पैसेज की भी बात कर लेते हैं। पैसेज में भी देखो तो कि तुम्हें कितना सा छोटा शॉर्ट और कंसाइज पैसेज दिख रहा है, और तुम पैसेज के करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस भी देखोगे ना, जैसे कि मुझे दिख रहे हैं कि चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं वो कितने ही कंसाइज और शॉर्ट ऑप्शंस हैं और एकदम ही क्लियर कट इसमें लैंग्वेज है ऑप्शंस में भी। तो इन नादान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कारण तुम अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करो और सेल्फ डाउट में मत रहो। तुम्हें अभी केवल टेक्निकल पे फोकस करना है, क्योंकि रैंक टेक्निकल में स्ट्रांग होने से आती है, एप्टीट्यूड से नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।